नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निधि और आप देख रहे हैं बुलेटिन अपडेट। आज की बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से, जहां वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में अब तक 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी सामने आई है। वहीं कांग्रेस नेता शशि थरूर ने पाकिस्तान को लेकर भारत को चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही बांग्लादेश में लगातार हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा को लेकर पहली बार भारत ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की फ्लोरिडा में होने वाली बैठक ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि यूक्रेन रूस के बीच किसी भी शांति समझौते के लिए उनकी मंजूरी अनिवार्य होगी। और देखिए, नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत राजधानी के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई। इन सभी पर चर्चा करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बर्फीले मौसम की वजह से जापान में 50 से ज्यादा गाड़ियां टकराई, कई गाड़ियां जलकर खाक, बुजुर्ग महिला की हुई मौत, 26 हुए घायल। ब्राजील के सेंटा मारिया स्कूल में लगी भीषण आग, कई किलोमीटर तक दिखा धुएं का गुबार। बांग्लादेश के स्कूल कॉन्सर्ट में भीड़ का हमला, ईंट पत्थर और कुर्सियां फेंकी, स्कूल छात्र समेत 20 घायल। टेक्सास में चोरों ने कार से बांधकर एटीएम उखाड़ा, मशीन दूसरी गाड़ी में फंसी, घबराकर कार छोड़ पैदल ही भागे चोर। कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, प्रधानमंत्री मोदी का हारना भारत के हारने जैसा, विदेश नीति पार्टी की नहीं देश की होती है, पाकिस्तान से खतरे को नजरअंदाज न करें। दिल्ली में ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत 285 लोग गिरफ्तार, 12,258 अवैध शराब के साथ 6 किलो गांजा और 2.5 लाख रुपए किए जब्त, 1,306 लोगों से की पूछताछ। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट के एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है और इसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। अब इस प्रक्रिया के बाद 2,89,00,000 नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए हैं। इसके चलते राज्य में मतदाताओं की संख्या घटकर 12,55,00,000 रह गई है। चुनाव आयोग का कहना है कि ये कदम डुप्लीकेट, गलत और मृत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए उठाया गया है। लेकिन इतने बड़े स्तर पर नाम कटने से राजनीति भी गर्मा गई है। अब सबकी निगाहें अगले चरण पर है, क्योंकि इसका असर आने वाले चुनावी समीकरणों को बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में एसआईआर प्रक्रिया के पहले चरण में 2,89,00,000 वोटर्स के कटे नाम। एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। अब संख्या घटकर 12,55,00,000 हुई। नाम कटने के बाद सियासी खींचतान तेज, अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज। उत्तर प्रदेश में एसआईआर के बाद 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे, सियासी बयानबाजी हुई तेज। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर का पहला चरण पूरा हो चुका है। इस प्रक्रिया में अब तक 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम कटने की जानकारी सामने आई है। एसआईआर से पहले प्रदेश में कुल 15,44,00,000 मतदाता थे। एसआईआर के बाद यह संख्या घटकर 12,55,00,000 रह गई है। चुनाव आयोग के अनुसार 26 दिसंबर को पहले चरण के तहत वोटर लिस्ट का गणना पत्र जमा करने और डिजिटलाइजेशन का काम पूरा हो गया। अब फाइनल आंकड़े और ड्राफ्ट लिस्ट 31 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। इस प्रक्रिया में जिन 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटे, उनमें से 1,26,00,000 लोग प्रदेश से बाहर शिफ्ट हो चुके हैं। वहीं 45,95,000 वोटर्स की मौत हो चुकी है। इसके अलावा 2,32,000 डुप्लीकेट वोटर्स भी सामने आए। इसमें 84,200 वोटर्स लापता हैं और 9,37,000 वोटर्स ने फॉर्म जमा नहीं किया। इस बड़े बदलाव के बाद सियासी खींचतान भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मौके पर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि एसआईआर प्रक्रिया में 2,89,00,000 वोटर्स के नाम कटने से प्रदेश में बीजेपी के अपने वोटर्स भी प्रभावित हुए हैं। उनका दावा है कि इस सूची में से 85 से 90% वोटर यूपी के वर्तमान मुख्यमंत्री के अपने हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि इस हिसाब से बीजेपी को आगामी चुनाव में दहाई का आंकड़ा भी पार करना मुश्किल होगा। एसआईआर को लेकर राजनीतिक बहस इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इस प्रक्रिया से यह साफ हो गया कि प्रदेश की मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर बदलाव हुए हैं। इसमें मतदाताओं के नाम कटना, प्रदेश से बाहर शिफ्ट होना, मृतक मतदाता और डुप्लीकेट नाम भी शामिल हैं। चुनाव आयोग ने इस प्रक्रिया को बेहद पारदर्शी तरीके से संपन्न किया है, लेकिन इसके राजनीतिक असर अभी से दिखाई देने लगे हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि एसआईआर के बाद प्रदेश की सियासत में नई चालें देखने को मिल सकती हैं। राजनीतिक दल अपने अपने मतदाता आधार को समझने और नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं। सियासी माहौल अभी गर्म है और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़ा बड़ी भूमिका निभा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डैश। पाकिस्तान जो खुद आर्थिक हालात से जूझ रहा है, लेकिन फिर भी घातक हथियारों की होड़ में लगा हुआ है। इसी मुद्दे पर कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भारत को सावधान किया है। शशि थरूर ने कहा है कि पाकिस्तान अब हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक की ओर बढ़ रहा है और ये भारत के लिए गंभीर चिंता की बात है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि भारत को इसे किसी भी हाल में नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। शशि थरूर ने साफ शब्दों में कहा है कि पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ नाम का है, असली ताकत सरकार के पास नहीं बल्कि सेना के हाथ में है। उन्होंने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का जिक्र करते हुए कहा कि उनका प्रभाव लगातार बढ़ रहा है और इसके साथ ही भारत विरोधी कट्टर सोच को भी बढ़ावा मिल रहा है। थरूर के मुताबिक पाकिस्तान की नीतियों में हमेशा से सेना का एजेंडा हावी रहा है और आगे भी यही स्थिति बनी रहने वाली है। थरूर ने कहा कि पहले पाकिस्तान ड्रोन और रॉकेट तकनीक पर ध्यान दे रहा था, फिर मिसाइल सिस्टम को मजबूत किया गया और अब हाइपरसोनिक मिसाइलों की दिशा में कदम बढ़ाई जा रही हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसी तकनीकें क्षेत्र की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकती हैं और इसीलिए भारत को हर स्तर पर तैयार रहना होगा। उन्होंने ये भी कहा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने पिछले अनुभवों से काफी कुछ सीखा है। कारगिल से लेकर आतंकी घटनाओं तक हर बार भारत ने देखा है कि पाकिस्तान की आर्थिक कमजोरी कई बार सैन्य दुस्साहस में बदल जाती है। थरूर का कहना है कि जब कोई देश आर्थिक रूप से कमजोर होता है और सत्ता सेना के हाथ में होती है तो ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर सकते हैं। आर्थिक तुलना करते हुए शशि थरूर ने साफ आंकड़े रखे। उन्होंने बताया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ लगभग 7% है, जबकि पाकिस्तान की ग्रोथ सिर्फ 2.7% के आसपास है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था विदेशी मदद और दान पर टिकी हुई है। इसके बावजूद वहां सैन्य खर्च लगातार बढ़ रहा है, जो उसकी प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करता है। थरूर ने कहा कि भारत आज वैश्विक मंच पर एक मजबूत और जिम्मेदार शक्ति के रूप में उभर रहा है, जबकि पाकिस्तान अब भी अपने अंदरूनी संकटों से नहीं निकल पा रहा। ऐसे में भारत को ना तो घबराने की जरूरत है और ना ही लापरवाह बनने की। सावधानी, तैयारी और मजबूत रणनीति ही सही रास्ता है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें शांति की संभावनाओं पर टिकी हुई हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की फ्लोरिडा में प्रस्तावित बैठक ने वैश्विक राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने स्पष्ट कर दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच किसी भी शांति समझौते में उनकी भूमिका और सहमति बेहद जरूरी होगी। दुनिया की नजरें इस समय यूक्रेन रूस युद्ध और इसके संभावित शांति प्रयासों पर है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की की फ्लोरिडा में होने वाली बैठक ने वैश्विक राजनीति में नया हलचल पैदा कर दिया है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन के बीच किसी भी शांति समझौते के लिए उनकी मंजूरी अनिवार्य होगी। जेलेंस्की इस बैठक में 20 बिंदु वाली शांति योजना पेश करने वाले हैं, जो लगभग 4 साल के लिए जारी युद्ध को समाप्त करने का लक्ष्य रखती है। योजना में युद्ध विराम, सुरक्षा गारंटी और विश्व सैन्यकृत क्षेत्र, यानी एक ऐसा क्षेत्र जिसमें राज्यों, सैन्य शक्तियों या प्रतिस्पर्धी समूहों के बीच संधियां या समझौते सैन्य प्रतिष्ठानों, गतिविधियों या कर्मियों को प्रतिबंधित करते हैं, जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं और ये करीब 90% तैयार है। लेकिन ट्रंप ने ये स्पष्ट किया है कि जब तक वो इसे मंजूर नहीं करते तब तक कोई ठोस समझौता नहीं लिया जा सकता। उन्होंने ये भी कहा है कि बैठक उत्पादक हो सकती है, लेकिन अंतिम निर्णय अमेरिका के हाथ में ही होगा। ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब रूस और यूक्रेन के बीच कूटनीति प्रयास तेज हैं, लेकिन डोनबास और अन्य क्षेत्रीय नियंत्रण जैसे मसलों पर असहमति बनी हुई है। इस बयान का साफ मतलब है कि अमेरिका शांति वार्ता में निर्णायक शक्ति बनेगा और युद्ध समाप्ति के लिए अमेरिकी समर्थन और मंजूरी अनिवार्य होगी। ये बैठक न केवल यूक्रेन रूस संबंधों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी शांति की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है। देखना होगा कि ट्रंप और जेलेंस्की की ये मुलाकात शांति की राह में कितना प्रभाव डालती है। बांग्लादेश में फिलहाल स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। वहां अल्पसंख्यक हिंदुओं को लगातार लक्षित किया जा रहा है और हाल ही में हुई दीपू चंद्र दास की हत्या ने हालात को और गंभीर बना दिया है। इस पर भारत समेत दुनिया भर में चिंता बढ़ गई है।
भारत ने इस मामले में पहली बार आधिकारिक बयान जारी किया है और अपना कड़ा रुख दिखाया है। विदेश मंत्रालय ने इस गंभीर मुद्दे पर क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। इस बीच बांग्लादेश में राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान की एंट्री ने। 17 साल के बाद लंदन से वापस लौटे तारिक रहमान ने वहां कदम रखते ही अपने हाथ में मिट्टी उठाई और लोगों से संवाद किया, जो भारत और दुनिया के लिए चर्चा का विषय बन गया। उनके समर्थन में बड़ी भीड़ जमा हुई और उनकी एंट्री को कई लोग राजनीतिक बदलाव के संकेत के रूप में देख रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि तारिक रहमान की वापसी से बांग्लादेश की वर्तमान सरकार यानी कि यूनुस प्रशासन की स्थिति कमजोर हो सकती है। वहीं भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि बांग्लादेश में चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण होने चाहिए। भारत की चिंता ये भी है कि चुनाव और राजनीतिक हलचल के बीच अल्पसंख्यकों को कोई नुकसान न पहुंचे। विदेश मंत्रालय ने ये भी कहा है कि भारत बांग्लादेश के अंदर हो रही हिंसा को गंभीरता से देख रहा है और किसी भी तरह के अत्याचार को नजरअंदाज नहीं करेगा। मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि दोषियों को न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। भारत ने साफ कर दिया कि झूठे बयान या भ्रामक प्रचार के चलते कोई भी बच नहीं सकता। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने अपराध पर लगाम कसने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया है। ऑपरेशन आघात 3.0 के तहत राजधानी के कई इलाकों में एक साथ छापेमारी की गई, जिसमें 285 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इस कार्यवाही के दौरान पुलिस ने 12,000 से ज्यादा अवैध शराब की बोतलें भी जब्त की। इस ऑपरेशन से अपराधियों के नेटवर्क में हड़कंप मच गया है और दिल्ली में नए साल के जश्न को सुरक्षित बनाने की कोशिश की जा रही है। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, ऑपरेशन आघात 3.0 शुरू। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन आघात के तहत अब तक 285 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है और 1000 से अधिक लोगों से पूछताछ की जा रही है। बड़ी मात्रा में हथियार, शराब, गांजा और नकदी बरामद हुई है। 116 कुख्यात अपराधी पुलिस की गिरफ्त में हैं। राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने की सरकार की बड़ी कोशिश। नए साल से पहले दिल्ली पुलिस ने राजधानी में अपराध पर लगाम लगाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। इस अभियान का नाम ऑपरेशन आघात 3.0 रखा गया है। इसका मकसद शहर में बढ़ते अपराध को रोकना और अपराधियों में डर पैदा करना है। इस ऑपरेशन के तहत अब तक दिल्ली पुलिस ने 285 से ज्यादा अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा 1000 से ज्यादा अधिक संदिग्ध लोगों से पूछताछ की जा रही है ताकि अपराध से जुड़े नेटवर्क की जड़ तक पहुंचा जा सके। पुलिस की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में अवैध सामान भी बरामद हुआ है। गिरफ्तार किए गए अपराधियों के पास से 21 देसी पिस्टल, 20 जिंदा कारतूस और 27 चाकू जब्त किए गए हैं। इसके अलावा 6 किलो से ज्यादा गांजा, 12,000 से अधिक क्वार्टर अवैध शराब और करीब 2.5 लाख रुपए नगद भी बरामद हुए हैं। दिल्ली पुलिस के मुताबिक यह ऑपरेशन आघात का तीसरा चरण है। इस बार खास तौर पर संगठित और कुख्यात अपराधियों को निशाने पर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में 116 कुख्यात अपराधी शामिल हैं, जिन पर पहले से कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने बताया कि इन अपराधियों से 310 मोबाइल फोन, 231 दोपहिया वाहन और एक 4 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। ये सभी वाहन और मोबाइल चोरी या अपराध से जुड़े मामलों में इस्तेमाल किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस समय समय पर ऐसे विशेष ऑपरेशन चलाती रहती है ताकि अपराधियों पर शिकंजा कसा जा सके। नए साल से पहले चलाए जा रहे इस अभियान का उद्देश्य राजधानी में शांति और सुरक्षा बनाए रखना है ताकि आम लोग बिना डर के नया साल मना सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत अपडेट डेस्क। तो आज के हमारे इस बुलेटिन अपडेट में बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार ऐसे ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।